हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए रोज की तरीके से रिवीजन शुरू करते हैं। हम लोग पार्ट 5 पे हैं और यूनियन लेजिस्लेचर को रिवाइज कर रहे हैं। कल हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में पढ़ा। राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है, उसका टेन्योर नहीं होता है, इसलिए कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है। राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है। राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स होती हैं, वो उपराष्ट्रपति को हटाने का काम शुरू कर सकते हैं। अगर स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट से कोई बिल बनवाना है तो राज्यसभा ही परमिशन पास करेंगे। आर्टिकल 249 में, आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो राज्यसभा ही परमिशन देगा, तो ही ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट हो सकती है। अब आज बात करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संसदीय प्रणाली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस लोकसभा। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ तो आप चुके ही हैं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। लोकसभा ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस, ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस, आर्टिकल 81 में होता है लोकसभा। लोकसभा की कंपोजिशन में क्या होता है, इसमें 530 मेंबर्स राज्यों से आते हैं, 530 मेंबर्स राज्यों से आते हैं। लगभग 20 मेंबर्स जो है वो आ सकते थे यूटी से आते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस आते हैं। ये एंग्लो इंडियन मेंबर्स की कंडीशन 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 से खत्म कर दी गई है। मतलब अब ये जो नंबर है 2, ये खत्म हो गया है। लोकसभा की स्ट्रेंथ जो संविधान में थी वो पहले 552 थी, अब 2 खत्म हो गए तो 550 सैंक्शनड है और एक्चुअल होती है 543। तो पहले जो है वो 530 राज्यों से आते थे और 520 मैक्सिमम यूटी से आ सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर बनने के बाद ये चेंज हो गई है। पहले यहाँ यूटी से 13 आते थे, अब जम्मू कश्मीर के जुड़ जाएंगे तो 19 हो जाएंगे, उधर राज्यों से कम हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर के जो हैं वो राज्यों से कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से 543 हो जाते हैं, इधर 19 हो गए, तो इधर जितने 533 थे 19 उसमें से जो जम्मू कश्मीर वाले हैं वो अब जम्मू कश्मीर के एमपी अब यूटी के एमपी माने जाते हैं, अब राज्यों के एमपी नहीं माने जाते। टोटल स्ट्रेंथ वही रहती है 543। एंग्लो इंडियन संविधान में आर्टिकल 366 में डिफाइंड होते हैं। वो लोग यूरोपियन ओरिजिन के जिनके फोर फादर से आए थे, ये भारत में ही पैदा हुए हैं, इनका वापस जाने का इरादा नहीं है, भारत के सिस्टम का पार्ट बन गए हैं। आर्टिकल 83 में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है तो मेंबर का कार्यकाल भी 5 साल होता है। उससे पहले डिसॉल्व हो सकती है, राष्ट्रपति जब चाहे इसे भंग कर सकते हैं। भंग करने की कंडीशन होती है, अगर सरकार बहुमत खो बैठी है तो भंग हो जाएगी। लेकिन ये 5 साल से आगे एक ही स्थिति में जा सकता है जब देश में इमरजेंसी लग गई हो। मतलब लोकसभा का कार्यकाल कल खत्म होना है, आज देश में इमरजेंसी लग जाए तो फिर लोकसभा के इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। इसका कार्यकाल 1-1 साल के यूनिट में पार्लियामेंट तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक इमरजेंसी खत्म नहीं होती। इसका मतलब इमरजेंसी लगी है, 352 लगा है, तो लोकसभा की जो टेन्योर है वो 5 साल से आगे 6 साल जा सकता है, 7 साल जा सकता है। बढ़ाएगा पार्लियामेंट और एक बार में 1 साल बढ़ाएगा, एक साथ 5 साल नहीं बढ़ा सकता। अदरवाइज लोकसभा का कार्यकाल कभी नहीं बढ़ता है, ये पार्लियामेंट बढ़ाता है अगर इमरजेंसी लग जाए। क्वालिफिकेशंस क्या होती है, सेम होती है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, 25 साल की एज होनी चाहिए और मतदाता सूची में भारत में कहीं भी नाम हो और इलेक्शन लॉ में कहीं भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। किसी इलेक्टोरल ऑफेंस को आपने किया है, करप्शन वगैरह में है, जिस मतलब बहुत सारे ग्राउंड मेंशन्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में, उसमें से किसी में भी डिस्क्वालीफाइड आप हैं तो नहीं हो सकता। आर्टिकल 93 में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। मेंबर्स अपनों में से एक को स्पीकर एक को डिप्टी स्पीकर चुन लेते हैं और दोनों को हटाया भी जा सकता है 14 डे नोटिस के बाद। मतलब लोकसभा के मेंबर्स अपनों में से एक को चुन लेते हैं स्पीकर और एक को चुन लेते हैं डिप्टी स्पीकर, और जब चाहें वो उनको स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पद से हटा भी सकते हैं बाई इफेक्टिव मेजॉरिटी। इससे पहले 2 बार ऐसी कोशिश हुई जब लोकसभा के स्पीकर को हटाने की कोशिश की, जीवी मावलंकर और बलराम जाखड़, लेकिन आज तक कोई भी स्पीकर हटाया सक्सेसफुली नहीं गया है। कोशिश तो हो चुकी है। लोकसभा का स्पीकर, अब लोकसभा के स्पीकर को हेड ऑफ द हाउस भी कहते हैं। ये हेड ऑफ द हाउस कहलाता है और जो मेंबर्स के पावर्स प्रिविलेजेस होते हैं इनका ये इंचार्ज भी होता है। मतलब मेंबर के अधिकारों की रक्षा लोकसभा के स्पीकर के हाथ में होती है। एक होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, आपको मैंने बताया था, जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, नई लोकसभा बननी होती है, तो नई लोकसभा बनने के लिए जो 543 मेंबर्स हैं उनको शपथ लेनी होगी ताकि वो मेंबर बन जाएं।
तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनमें से जो सीनियर मोस्ट होता है उसको अपॉइंट कर देते हैं एज प्रोटेम स्पीकर। आप टेम्परेरी स्पीकर हैं, आप जाइए, बाकी 542 को शपथ दिलाने का इंतजाम कीजिए ताकि वो मेंबर बन जाएं। उसके बाद वो मेंबर बन पाएंगे तो हाउस में वोट कर पाएंगे और फिर इलेक्शन करा दीजिए स्पीकर का। इसलिए प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन कराना होता है। जैसे ही स्पीकर संपन्न हो जाता है वो अपने पद से हट जाता है। ये टेम्परेरी स्पीकर का सिस्टम है, कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वही बन जाता है प्रोटेम स्पीकर। इसको फादर ऑफ द हाउस भी कहते हैं। स्पीकर की पावर्स क्या होती है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये हाउस को रिप्रेजेंट करता है, मेंबर्स के पावर ऑफ प्रिविलेजेस का इंचार्ज होता है, यही सर्टिफाई करता है कौन सा बिल मनी बिल है नहीं। अगर मनी बिल पे डिस्प्यूट हो रही है तो जो स्पीकर कह देगा वही फाइनल हो जाएगा। जब भी दोनों हाउस साथ बैठते हैं, जब भी लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होती है, अध्यक्षता हमेशा स्पीकर करता है। वैसे राज्यसभा भी पूरा का पूरा बैठा हुआ है, उपराष्ट्रपति मतलब चेयरमैन अध्यक्षता नहीं करेंगे, स्पीकर करेगा। जब भी कोई स्पीकर बनता है तो एक कन्वेंशन है, परंपरा है, स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे देता है, ये दिखाने के लिए कि मैं इम्पार्शियल हूं। मैं भले ही किसी पार्टी के नाम पर इस सदन में आया था, अब मैं पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करता हूं, तो ये इस्तीफा दे दिया करता है। ये इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति स्पीकर बन जाता है उसे वोट देने का अधिकार खत्म हो जाता है। वो तभी वोट देता है जब किसी मुद्दे पर बराबरी हो जाए, और बराबरी देने वाले वोट को कास्टिंग वोट कहते हैं। मतलब स्पीकर की जो पहले वोट की पावर है वो खत्म हो जाती है। जब किसी मुद्दे पर बराबरी हो जाए तब वो वोट देता है, उसे कास्टिंग वोट कहते हैं। स्पीकर रिजाइन करता है डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर रिजाइन करता है स्पीकर को, दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। अब जैसे मैंने राज्यसभा की स्पेशल पावर्स बताई थी, लोकसभा की बताता हूं आपको। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में आता है क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ आता है, और मैंने आपको बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसलिए सरकार में अगर विश्वास नहीं है तो लोकसभा के मेंबर्स ये कह सकते हैं कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये लोकसभा में आता है, लोकसभा का रूल नंबर 198 में आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन संविधान में मेंशन नहीं है, ये राज्यसभा में नहीं आ सकता। भले ही प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो, उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लोकसभा में ही फेस करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वॉज फ्रॉम राज्यसभा, बट उनके खिलाफ जब उनको 2008 में उनके खिलाफ ये जो गतिविधियां उठी थी तो उनको अपना कॉन्फिडेंस वहीं पेश करना पड़ा था लोकसभा में। इमरजेंसी हटाने का काम बस लोकसभा के पास हो सकता है। इमरजेंसी लगाई जाती है राष्ट्रपति के आदेश से। इमरजेंसी हटानी है तो दो तरीके हैं, राष्ट्रपति का आदेश जारी हो जाए तो इमरजेंसी हट जाएगी, या मान लीजिए राष्ट्रपति आदेश नहीं दे रहे हैं तो अगर ऐसे में अगर लोकसभा के मेंबर्स को लगता है कि इमरजेंसी हट जानी चाहिए तो वो एक आदेश पारित कर देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति को इमरजेंसी हटानी पड़ेगी। तो इमरजेंसी लगाने में लोकसभा राज्यसभा बराबर है, हटाने के लिए राज्यसभा की जरूरत नहीं होती। लोकसभा चाहे तो अकेले ही दम पर इमरजेंसी हटवा सकता है। पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटी होती हैं, उनमें एक होती है एस्टीमेट्स कमेटी। ये सबसे बड़ी कमेटी होती है, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। एस्टीमेट्स कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, इसमें राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते। जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी है, उसमें लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं। तो एक कमेटी ऐसी है जिसमें लोकसभा के मेंबर्स ही होते हैं, ये होती है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल और लोअर हाउस। यहीं पर सरकार चलती है, यही सरकार बनती है। जिस पार्टी का बहुमत यहाँ हो जाता है उसी की सरकार यहाँ पर बन जाती है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आज के रिवीजन के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में रिवीजन करेंगे ताकि आपका रिवीजन फटाफट हो भी जाए और ज़्यादा आपको टाइम भी ना देना पड़े। आपकी जो मेन स्टडी थे उनको करते रहिए, फटाफट रिवीजन हम डेली बेसिस पर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।